दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित आपका स्वागत करता हूं और तत्काल टाइम के विशेष कार्यक्रम फोकस में आज हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने के लिए एक बार पुनः हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय विषय के विशेषज्ञ श्री देवेंद्र कुमार दुबे जी के साथ में। चलिए हम आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार पंडित जी। सर नमस्कार आपको। और सवालों की श्रृंखला से शुरू करते हैं। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में वर्चुअल भाषण देते हुए जिक्र करा था कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तब परिस्थिति अलग थी और द्वितीय विश्व युद्ध बाद का समय था। उस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और आज कोरोना काल ने पूरी दुनिया का ध्रुवीकरण बदल दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र का एक बार पुनर्गठन होना चाहिए। आप चूँकि इस विषय के जानकार हैं तो हम जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं। पंडित जी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रिलेवेंस है, जो उसका संदर्भ है जी वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। जी पिछले काफ़ी समय से बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि विश्व वो नहीं रहा जो वर्ल्ड वार के बाद बना था। जी उस समय जो भी बड़े बिग बॉस की तरह उभरे थे ये लोग, वो आज बिग बॉस वाकई में नहीं है। तो परिवर्तन तो नियम है प्रकृति का, तो परिवर्तन होना भी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरे विश्व के सारे देशों को, जिनका कोई भी उनकी विचारधारा हो, भले कम्युनिस्ट हो या कोई कैपिटलिस्ट विचारधारा हो, सारे देशों को एक मंच पर आने का मौका उन्होंने दिया है। जी और इससे वाकई में पूरे वर्ल्ड को फायदा भी हुआ है। तो उसी श्रृंखला में हमें इसे समझने की आवश्यकता है। परिवर्तन करना जरूरी है ना, परिवर्तन की दिशा क्या होनी चाहिए वो एक बार सोचने की आवश्यकता है। एक बहुत बड़े परिवर्तन मुझे जो लगता है कि वो है जो हमारे संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, जी जी वो अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन मानती है। जी क्योंकि उसमें कई सारे, केवल 5 कंट्रीज हैं जी और वो पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट भी नहीं करते जी और उनकी वीटो पावर है। तो एक तो उस हिस्से में, वीटो पावर वाले मामले में बड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबको समान अधिकार है, तो किसी को वीटो पावर क्यों दिया जाए। एक तो ये है। भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिले, ये भी एक बड़ी आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा जो और नए मामले जुड़ गए हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो ये है इस हमारे मेंबर्स की वोटिंग राइट्स। जो सारे देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, उनके वोटिंग राइट्स पे भी एक तरह का चेंज करने की आवश्यकता शायद है, जो उनकी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हुए भी आए। और यूनाइटेड नेशंस का जो, ऐसे तो सारे देश उसको करते ही हैं, मिले हुए हैं, पर अगर कोई परिवर्तन लाना चाहिए तो हमें शायद उनके रिप्रेजेंटेशन पर परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। ये मेरा बात है। सर इससे एक जुड़ी और चीज़ है, आपने अभी सुरक्षा परिषद की बात करी। चंद दिनों पहले ही भारत अस्थायी जो सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के, उनका मेंबर भी बना है और बड़े जोर शोर से बना है। हम चर्चा को थोड़ा अमेरिकी चुनाव की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि अमेरिकी चुनाव के संदर्भ में जो प्रचार हो रहा है, दोनों पार्टियां करीब ट्रंप अपना प्रचार कर रहे हैं, एक वहाँ प्रतिपक्ष बिडेन साहब प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने अपने वक्तव्य में पिछले दिन कुछ दिन कहा था कि यदि हम जीतते हैं तो भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के लिए हम समर्थन करेंगे। इधर हम देख पा रहे हैं कि भारत मोदी जी की और ट्रंप की जो नीति है लगभग मेल खा रही है, और ट्रंप भी चाहते हैं भारत के लोग वहाँ समर्थन करें। तो इस चुनाव में लगभग नवंबर में चुनाव है, भारत को लेकर ये क्या संजीदा है भारत को सुरक्षा परिषद में स्थान दिलाने के लिए? आपको लगता है कि अमेरिकी नीतियाँ कारगर होगी या ये एक चुनावी लॉलीपॉप साबित होगा? देखिए, इसमें भी एक बात का ध्यान रखें कि ये जो भी सफलता है या जो भी बातें कर रहे हैं, ये ट्रंप और बिडेन, सवाल ट्रंप और बिडेन का नहीं है। ये प्रश्न है भारत और अमेरिका का। भारत और अमेरिका के संबंधों को बेहतर बनाना समय की जरूरत है, और इसको कोई भी उम्मीदवार आए, भले ट्रंप हो चाहे बिडेन, उन्हें इसे आगे ले जाना एकदम जरूरी है। विशेष तौर पर आज जबकि चीन के साथ बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। सेकंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश अगर कोई है आबादी में तो भारत है। सबसे ज्यादा संभावना वाला कोई देश है तो भी शायद भारत है। ठीक है, हमारी अपनी पूरी प्रिपेयर्डनेस उस बारे में नहीं है, ये तो अभी मान लेना चाहिए, लेकिन क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं। और आज जब पूरे वर्ल्ड को ये समझ में आ गया है कि भारत को एक
चीन के अल्टरनेटिव के रूप में, मैं फिर से बोलता हूँ, जी हम लोग अपनी खुद की स्थिति कब मजबूत करेंगे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भारत को चीन के एक विकल्प के रूप में विकसित करना पूरे विश्व के लिए आज जरूरत बन गई है। जी क्योंकि दूसरे जो छोटे छोटे देश हैं उनके पास वो उतनी क्षमता नहीं है, उतनी वॉल्यूम नहीं आ सकते, पर भारत से वॉल्यूम भी आ सकते हैं, भारत में तकनीकी समझ भी है। तो मेरा ये मानना है कि बिडेन हो या ट्रम्प, जी ये आवश्यक है कि वो भारत की एड्रेस करें। जब वो लोग भारत की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो भारत को नहीं बात करते, बल्कि वो उनकी जो लोकल वोटर्स हैं उनको जी एड्रेस कर रहे होते हैं। जी, जो भारतवंशी वहाँ पर रह रहे हैं। सिर्फ भारतवंशी नहीं, जी जी बल्कि जो उनके अपने वोटर्स हैं जी जी उनको भी उन्हें ये बात समझाना जरूरी है कि जी। हम लोग भारत को डेवलप कर रहे हैं और भारत को आगे लाना चाहते हैं। क्योंकि भारत का की छवि जो है पहले से उज्जवल हुई है, पहले से बेहतर छवि है, और हमारी क्षमताएं भी लोगों को दिख रही हैं। आज भारतवंशी जो हैं, भारत के लोग हैं, वो अमेरिका की टॉप टेक्निकल कंपनी जो हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनके साथ में टॉप पर काम कर रहे हैं। जी जी इससे भारत की छवि बेहतर हुई है डेफिनेटली। सो मेरा ये मानना है कि वो लोग खुद के इलेक्टोरेट को एड्रेस कर रहे होते हैं उस समय, तो हमें भारत को, तो उन्हें इससे भारत को फायदा ही होगा। जी कम से कम हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, चुनाव उनके होते रहे न होते रहे, जी हम एक स्टेप आगे बढ़ गए तो भी हमारे लिए बड़ा फायदा है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं चर्चा में बने रहना भी फायदेमंद होता है। रिलेवेंस बना रहे हैं। हाँ सर, चर्चा से मुझे याद आया कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात कर रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे अब कोरोना भी एक विषय बनकर उभरा है। खासकर अमेरिका चीन संबंधों की बात हो रही है। अभी 2 दिन पहले ह्यूस्टन के वाणिज्यिक ऑफिस को अमेरिका ने चीन को बंद करने को कहा है, और चीन ने इसे बड़ा भेदभावपूर्ण बताया है और बदला लेने की धमकी दी है। चीन आमतौर पर बदला लेने की धमकी तुरंत दे देता है। क्या लगता है कि कोरोना किसी अंतर्राष्ट्रीय जंग का कारण बन सकता है आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है पंडित जी। मेरी नज़र में जी कोरोना जो है, अगर हम थोड़े लॉन्ग टर्म पे जाएं तो कोरोना हम सबको ऑब्जेक्टिव रूप से सोचने पर मजबूर करेगा। जी हम लोग अभी तक जो सोचते हैं अपने प्रेजुडिस से, अपने पूर्वाग्रह से ज़्यादा सोचते रहे हैं। जी जी इस मामले में देश भी शामिल है। जी लेकिन आने वाले समय में हर देश, हर व्यक्ति शायद ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होकर, ऑब्जेक्टिव होकर के चीज़ों को सोचेगा। अभी मैं एग्जांपल, जैसे उन्होंने वो बंद करने के लिए आदेश दिया, जी इसके बारे में वो रिटेलिएट करेंगे, जी तो ये एक प्रक्रिया है जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे ये लोग चलाते रहते हैं, आई मीन डिप्लोमेटिक लेवल पे चलाते रहते हैं। जी पर हम उससे प्रभावित हुए बगैर, मेरा अपना ये मानना है कि दुनिया कोरोना संक्रमण के बाद जब ठीक होगी तो हम डेफिनेटली एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर समाज बन के निकलेंगे। क्योंकि बहुत सारे भूत हमारे उतर चुके होंगे, जी बहुत सारी जो हम लोगों ने एक तरह की ईगोज क्रिएट कर ली थी, उस ईगोज से सबका वास्ता एक तरह से आज हटने लग गया है। वो ईगोज हमारी कम होंगी तो समाज और देश और वर्ल्ड पहले से बेहतर स्थिति में होगा। इसको एक प्रकार से हम ये भी मान सकते हैं कि चूंकि अमेरिकी चुनाव में भी शायद ये ट्रम्प का एक खेल हो सकता है, या उनकी प्रतीक हो सकता है चीन को, कि जनता को वहाँ की ऐसा लगे कि ट्रम्प इस मामले में गंभीर है। सर, चीन से संबंधित एक मुद्दा और है कि कोरोना संकट काल के चलते चीन ने भारत के गलवान में तो इधर अपना प्रभाव दिखाया था, लेकिन अब वो साउथ चाइना सी एक बड़ा गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी होता है, और अब इस पर सचेत है। पिछले दिनों भारतीय सेना और अमेरिकी सेना ने सैन्य अभ्यास भी किया था। क्या लगता है कि कोरोना के बाद इस क्षेत्र में अशांति का माहौल फैल सकता है? नहीं पंडित जी, मैं बार बार एक बात आपको बताता हूँ। मैं इस बारे में भगवान बुद्ध की बातों को, विश्व शांति की बात मानती जी 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 और मेरा आग्रह है कि सबको उस तरह, उस दिशा में विचार करना चाहिए, विश्व शांति की जी तरफ। जी ये जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब किसी बड़े युद्ध की तरफ नहीं लीड करने वाली हैं, जी जी बल्कि ये सब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं। ये लोग जी, सब अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है, जी और एक तरह से ये बताने की कोशिश है कि भाई हम सब अगर एक साथ में अभी नहीं होते हैं जी तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जितना बुरा जो वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, उतने बड़ी लेवल पे कोई भी तरह की युद्ध होने की संभावना मैं नहीं देखता। एटलीस्ट ये छोटी छोटी झड़प हैं, ये होती रहेंगी, फिर लोग आगे आएंगे शांति के लिए। मसलन साउथ चाइना सी में कुछ हो भी गया जी तो फिर से लोग इकट्ठा होकर के कहेंगे नहीं नहीं भाई ये होना नहीं चाहिए, हम फिर से नेगोशिएट करेंगे। और इस बार सारे देश जल्दी नेगोशिएशन की टेबल पर आएंगे। क्यों? क्योंकि
अंततः तो नेगोशिएशन ही होना है किसी भी स्थिति में। और सामरिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो क्षेत्र, हमारे नज़दीक है और अमेरिका ने हमें सपोर्ट किया है, तो ये इससे पता चलता है कि अमेरिका भी उसके महत्व को समझता है। अच्छा, इसी से साथ जुड़ा ये इसी तरह के जो आप बता रहे हैं कि डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होती है, और क्या यही कारण रहा कि पिछले दिनों ईरान ने पहले बोला कि चाबहार से जो रेल लाइन जा रही है हम भारत को नहीं काम करने देंगे, और फिर 2 दिन बाद उसका खंडन कर दिया। और उसी बीच में ये एक समझौता हुआ था ईरान और चीन का, और उस लोगों ने लिंक जोड़ के देखा था और खबरें आई थी। तो मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं शायद दुरुस्त ही है कि डिप्लोमेटिक ये एक्सरसाइज चलते रहती है, और हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल शांति के जो बादल छाए हैं वो लंबे समय तक छाए रहेंगे। सर, आपने हमसे बात करी इसके लिए धन्यवाद।